आदरणीय गुरुजनों और मेरे प्रिय साथियों, मैं अन्विता और आज मैं दादा भाई नवरोजी के बारे में एक छोटी सी विवरण प्रस्तुत कर रही हूँ। दादा भाई नवरोजी लोकप्रिय रूप से भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाने जाते हैं। दादा भाई नवरोजी का जन्म 4 सितंबर 1825 को महाराष्ट्र के बॉम्बे में एक गरीब पारसी परिवार में हुआ था। दादा भाई की शिक्षा एलिफिंस्टन इंस्टीट्यूट स्कूल में हुई थी और पाठ्यक्रम के पूरे होने पर उन्हें एलिफिंस्टन इंस्टीट्यूशन में हेड नेटिव असिस्टेंट मास्टर के रूप में नियुक्त किया गया था। वह किसी भी शैक्षिक संस्थान के प्रोफेसर बनने वाले पहले भारतीय थे। दादा भाई नवरोजी को स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सबसे महत्वपूर्ण भारतीयों में से एक माना जाता है। महात्मा गांधी के एक पत्र में नवरोजी को लिखा था कि भारतीय आपको पिता के संतान के रूप में देखते हैं। दादा भाई नवरोजी का मृत्यु 30 जून 1917 का हुआ था। उनकी मृत्यु के बाद कई स्थानों का नाम उनके नाम पर रखा गया है, जैसे मुंबई और पाकिस्तान के कराची का दादा भाई नवरोजी रोड, लंदन का नवरोजी स्ट्रीट और दिल्ली में नवरोजी नगर। दादा भाई नवरोजी के बारे में ये छोटी सी विवरण उनकी एक प्रमुख उद्धरण कह के मैं समाप्त करना चाहूँगी। एकजुट रहे, दृढ़ रहे और आत्म सरकार प्राप्त करे ताकि गरीबी, अकाल और प्लेग से पीड़ित लाखों लोगों को बचाया सके और भारत एक बार दुनिया के महानतम और सभ्य राष्ट्रों के बीच यूरोप के गौरवपूर्ण स्थान पर कब्जा कर सकता है। धन्यवाद और शुभ दिन। आदरणीय गुरुजनों और मेरे प्रिय साथियों, सबको मेरा प्रणाम। मैं निया साजिश और मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं आपके सामने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में 19 नवंबर 1828 को हुआ था। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था। उनकी मां का नाम भागीरथी बाई और पिता का नाम मोरोपंत तांबे था। सन 1842 में उनका विवाह झांसी के मराठा शासित राजा गंगाधरराव नेवालकर के साथ हुआ और वे झांसी की रानी बनी। विवाह के साथ उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। सन 1851 में रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु 4 महीने की उम्र में ही उसकी मृत्यु हो गई। सन 1853 में राजा गंगाधरराव का स्वास्थ्य बहुत अधिक बिगड़ जाने पर उन्हें दत्तक पुत्र लेने की सलाह दी गई। 1853 को राजा की मृत्यु हो गई। दत्तक पुत्र का नाम दामोदर राव रखा गया। ब्रितानी राज्य ने अपनी राज्य हड़प ने बालक दामोदर के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। अधिकारियों ने राज्य का खजाना जब्त कर लिया और उनके पति के खर्च को रानी के सालाना खर्च में से काटने का फरमान जारी कर दिया। रानी ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने झांसी राज्य की रक्षा करने का निश्चय किया। 1857 के संग्राम का एक प्रमुख केंद्र बन गया, जहां हिंसा भड़क उठी। इस सेना में महिलाओं की भर्ती की गई। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सारे में ब्रितानी सेना से लड़ते लड़ते रानी को मृत्यु हो गई। रानी लक्ष्मीबाई जो ऐसी व्यक्ति है जो 29 साल की उम्र में अंग्रेजी साम्राज्य की सेना से युद्ध किया और रणभूमि में वीरगति को प्राप्त हुई। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम निया कार्तिया है। मैं 9 कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं आज एक भारतीय स्वतंत्र सेनानी के बारे में बताना चाहती हूँ। वो है मंगल पांडे।
मंगल पांडे का जन्म भारत में उत्तर प्रदेश के बलिया जिला के नागव नामक गांव में 19 जुलाई 1827 को एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम दिवाकर पांडे तथा माता का नाम अभिरानी देवी था। मंगल पांडे एक भारतीय स्वतंत्र सेनानी थे जिन्होंने 1857 में भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। वो ईस्ट इंडिया कंपनी की एक सिपाही थे। तत्कालीन अंग्रेजी शासकों ने भाग्य करार दिया, जबकि आम हिंदुस्तान उन्हें आज़ादी की लड़ाई के नायक के रूप में सम्मान देता है। इस स्वतंत्र दिन के अवसर पर जिन योद्धाओं अपनी जीवन बलिदान किया है, हमें उनकी स्मरण करना चाहिए। स्वतंत्र या आज़ादी के लिए बड़ी कुर्बानी दी गई है, इसीलिए हमें स्वतंत्र का आदर करना चाहिए। जय हिंद। नमस्कार, मैं अमल विष्णु। मैं आज जयप्रकाश नारायण के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। जयप्रकाश नारायण भारत के स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। उन्हें 1970 में इंदिरा गांधी के विरुद्ध विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है। इंदिरा गांधी को पराजित करने के लिए उन्होंने संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन चलाया। वे समाज सेवक थे जिन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। 1999 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त उन्हें समाज सेवा के लिए 1965 में मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया था। पटना के हवाई अड्डे का नाम उनके नाम पर रखा गया है। दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा अस्पताल लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल भी उनके नाम पर है। जय हिंद। सबको मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम अनन्या है। मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज इधर एनी बसंत के बारे में कुछ वाक्य कहना चाहती हूँ। एनी बसंत एक प्रसिद्ध थियोसॉफिस्ट, समाज सुधारक, राजनैतिक मार्गदर्शिका, महिला कार्यकर्ता, लेखिका और प्रवर्तिका थी। वह आयरिश मूल की थी और उन्होंने भारत को अपना दूसरा घर बन लिया था। वह भारतीय के अधिकारों के लिए लड़ी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। एनी बसंत का जन्म 1 अक्टूबर में लंदन के एक मध्यम वर्गीय परिवार में एनी वुड के रूप में हुआ था। एनी बसंत ने महिलाओं के अधिकारों, गर्भ निरोधन, फेबन समाजवाद और मजबूरी के हक के लिए लड़ाई लड़ी। वह भगवान से जुड़ने से थियोसॉफी के तरीक से काफी प्रभावित हुई। उन्होंने पूरी भारत का भ्रमण किया, जिसके कारण उन्हें भारत और मध्यम वर्गीय भारतीय के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, जो कि ब्रिटिश शासन और इसकी शिक्षा की व्यवस्था के काफी पारित हुई। शिक्षा के उनके लंबे समय से रुचि से फलस्वरूप रूप की बनारस के केंद्रीय हिंदू विद्यापीठ की स्थापना हुआ। 20 सितंबर को उसका मृत्यु हो गई। आजीवन वाराणसी को ही हृदय के अपना घर मानने वाले बेसेट की अस्थियां वाराणसी लाई गई और शांति कुछ से निकले एक विशाल जन समूह ने उन उपशीणों को सम्मान सुरसी को समर्पित कर दिया। नमस्कार, मेरा नाम अरुण है। मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। आज मैं लाला लाजपत राय के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 में हुआ है। वे भारत के एक प्रमुख स्वतंत्र सेनानी थे। उन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना भी की थी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में
गरम दल के 3 प्रमुख नेताओं लाल बाल पाल में से एक थे। सन 1928 में उन्होंने साइमन कमीशन के विरुद्ध एक प्रदर्शन में हिस्सा लिया। उन्होंने कुछ समय हरियाणा के रोहतक एक हिसार शहरों में वकालत की। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के प्रमुख नेता थे। बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल के साथ इस त्रिमूर्ति को लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता था। उन्हीं तीनों नेताओं से सबसे पहला भारत में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। बाद में समूचे देश उनके साथ हो गया। उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ मिलकर आर्य समाज को पंजाब में लोकप्रिय बनाया। लाला हंसराज एवं कल्याण चंद्र दीक्षित के साथ दयानंद ओंगले का प्रसार किया, वैदिक विद्यालयों का प्रसार किया। लोग जिन्हें आजकल DAV स्कूल व कॉलेज के नाम से जानते हैं। लाला जी के उन्होंने स्थानों पर अकाल में शिविर लगाकर लोगों के सेवा भी की थी। 30 अक्टूबर 1928 को उन्होंने आंदोलन से जुड़ने का आह्वान किया। 1921 में वे जेल गए। 30 अक्टूबर 1928 में को लाहौर में साइमन कमीशन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करने के दौरान राय गंभीर रूप में घायल हुए और 17 नवंबर 1928 को उनका निधन हुआ। नमस्कार, मेरा नाम ईशान शाह जी और मैं कक्षा 10C से हूँ। मैं आज बिपिन चंद्र पाल के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। बिपिन चंद्र पाल एक भारतीय क्रांतिकारी थे। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने में प्रमुख भूमिका निभाने वाली लाल बाल पाल की तिकड़ी में से एक राष्ट्रवादी नेता होने के साथ साथ शिक्षक, पत्रकार, लेखक भी थे। और 7 नवंबर 1858 में एक कुलीन परिवार में पैदा हुआ था। पाल उन महान विभूतियों में शामिल है जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की बुनियाद तैयार करने में प्रमुख भूमिका निभाई। उन्हें भारत में क्रांतिकारी विचारों का जनक भी माना जाता है। उन्होंने 1886 में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गया और 1887 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मद्रास सत्र में बिपिन चंद्र पाल ने शास्त्र अधिनियम को निरस्त करने के लिए एक मजबूत दलील दी जो भेदभावपूर्ण था। वहाँ पाल ने एक ऐसा राष्ट्रवाद का प्रवर्तन किया जिसके आदर्श थे पूर्ण स्वराज और स्वदेशी विदेशी का बहिष्कार करे। बस वही नहीं, उनको सामाजिक बुराई को दूर करना चाहते थे और राष्ट्रवाद की भावना जगाना चाहते थे। बिपिन चंद्र पाल ने सामाजिक और आर्थिक बीमारियों को भी दूर करने के लिए प्रयास किया था और उन्होंने जाति व्यवस्था का विरोध किया और विधवा पुनर्विवाह की वकालत की। उन्होंने लोगों के लिए काम का मजदूरी भी बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास किया था। बिपिन चंद्र पाल के जीवन के अंतिम 6 वर्ष उन्होंने कांग्रेस के साथ भागीदारी की और एकांत जीवन रहा। हम अब आज़ादी से जीते जा रहा है क्योंकि बिपिन चंद्र पाल के जैसे स्वतंत्र सेनानी हमारे लिए और हमारे देश के लिए लड़ा। जय हिंद। नमस्ते। आज हम भारतीय 74वें स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। इस अवसर पर मैं भद्राभी नायर 5 से आपके सामने भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में बताना चाहती हूँ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म
और अहिंसा के लिए आंदोलन चलाए। 30 जनवरी 1948 को प्रार्थना सभा में नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर गांधी जी की हत्या कर दी। महात्मा गांधी की समाधि राजघाट दिल्ली पर बनी हुई है। महात्मा गांधी सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि शांति और अहिंसा का प्रतीक है। उनके स्मरणों में शीश झुकाती हूँ। धन्यवाद। देश की सरकार भगत सिंह को शहीद नहीं मानती है, जबकि आज़ादी के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले भगत सिंह हर हिंदुस्तानी के दिल में बसती है। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1909 में हुआ। बचपन में वह लाला लाजपत राय से प्रभावित थे। 13 अप्रैल 1919 में उन्होंने जालियनवाला बाग हत्याकांड में भाग लिया। 27 मई 1964 को उसका निधन हुआ। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम पार्वती। मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं जवाहरलाल नेहरू के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। हर साल पूरे भारत में 14 नवंबर को बाल दिवस धूमधाम से मनाया जाता है। पंडित नेहरू बच्चों से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उनके जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में चुना गया। पंडित नेहरू शुरू से ही गांधी जी से प्रभावित रहे और 1912 में कांग्रेस से जुड़े। 1930 को नमक आंदोलन में गिरफ्तार हुए। उन्होंने विश्व भ्रमण किया और अंतर्राष्ट्रीय नायक के रूप में जाने गए। नेहरू जी को आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है। 27 मई 1964 को उसका निधन हुआ। धन्यवाद। नमस्ते, आज हम 74वीं स्वतंत्र दिवस मनाते हैं। इस अवसर में मैं अनिता रोशन कक्षा 6 आपके सामने बाल गंगाधर तिलक के बारे में बताना चाहती हूँ। बाल गंगाधर तिलक एक भारतीय राष्ट्रवादी, शिक्षक, समाज सुधारक, वकील और एक स्वतंत्रता सेनानी थे। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले लोकप्रिय नेता हैं। ब्रिटिश अधिकारी उन्हें भारतीय अशांति के पिता कहते थे। उन्हें लोकमान्य का आदरणीय शिष्य भी प्राप्त हुआ। वे हिंदुस्तान के प्रमुख नेता और समाज सुधारक भी थे। इन्होंने सबसे पहले ब्रिटिश राज के दौरान पूर्ण स्वराज की मांग उठाई। तिलक का यह कथन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। धन्यवाद। नमस्ते, भारत के 74वीं स्वतंत्र दिवस में मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ शब्द बताना चाहता हूँ। सुभाष चंद्र बोस, जो नेताजी के नाम से भी जाने जाते हैं, भारत के स्वतंत्र संग्राम के सबसे बड़ा नेता थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आजाद हिंद फौज का गठन किया था। उनके द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा भारत का नारा बन गया। कहा जाता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत ताइवान में हुए विमान हादसे में हो गई थी। धन्यवाद। नमस्कार, आज हम 74
अवसर पे मैं मृदुलक्ष्मी भारत को मिला सरोजिनी नायडू के बारे में कुछ शब्द बताना चाहती हूँ। सरोजिनी नायडू एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता और कवयित्री थी जिन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई थी। वो महात्मा गांधी के अनुयायी बनकर स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए लड़े। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनी और बाद में उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। उनके जन्मदिन 2 मार्च को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। धन्यवाद। नमस्ते। आज हम भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। इस अवसर में मैं माधुरी देवता साथ में आपके सामने चंद्रशेखर आजाद के बारे में बताना चाहती हूँ। चंद्रशेखर आजाद एक भारतीय क्रांतिकारी और भगत सिंह के गुरु थे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1920 के अहिंसा असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। अंग्रेज तो उन्हें जिंदा या फिर मुर्दा पकड़ना चाहते थे। अपने बचाव का कोई रास्ता न देखकर अपनी बंदूक से स्वयं को मार लिया। उसका यह कथन से मैं यह भाषण समाप्त करती हूँ। मेरा नाम आजादी है, मेरा पिता का नाम स्वतंत्रता और मेरा घर जेल है। धन्यवाद। नमस्ते। आज हम 74वीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर मनाते हैं। मैं महादेव हादी कक्षा 7B हमारा प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में कुछ शब्द बताना चाहता हूँ। राजेंद्र प्रसाद भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से थे, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में भी अपना योगदान दिया था। वे महात्मा गांधी के बड़े समर्थक थे। चंपारण आंदोलन में वो गांधी जी के साथ काम किया। राजेंद्र प्रसाद के इस वाक्य से मैं ये भाषण समाप्त करता हूँ। मंजिल को पाने की दिशा में आगे बढ़ते हुए याद रहे कि मंजिल की ओर बढ़ता रास्ता भी उतना ही नेक हो। नमस्ते। भारत की 74वीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं मालविका राज कक्षा 7C लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में कुछ शब्द बोलना चाहती हूँ। भारत के प्रथम गृह मंत्री और प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। आज हम जिस कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैली हुई विशाल भारत को देख पाते हैं, उसकी कल्पना सरदार वल्लभ भाई पटेल के बिना शायद पूरी नहीं हो पाती। वे छोटे छोटे राज्यों को एक कर भारत में सम्मिलित किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के इस वाक्य के साथ मैं ये भाषण समाप्त करती हूँ। शक्ति के अभाव में विश्वास व्यर्थ है। विश्वास और शक्ति दोनों महाकार्य के लिए आवश्यक है। धन्यवाद।